नमस्कार दोस्तों, मैं अनंतराज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल यूट्यूब अनंत में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको नई जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है उसके बारे में कुछ बातें आपको शेयर करने वाला हूं, क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी बन चुकी है नई एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर, जो 32 साल बाद हमारे इंडिया में फिर से आया है, यानी कि रिन्यू हुआ है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कमियों के बाद से ज़्यादा मैं इस बारे में बात करने वाला हूँ कि उससे आपको फ़ायदा क्या है, उसका जो बेनिफिट है। क्योंकि किसी भी चीज़ की कमी निकालने से सिर्फ हम उसमें आगे शुरुआत नहीं कर सकते, उसमें बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं। तो उन्हीं अच्छाइयों के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। बने रहिएगा इस वीडियो में और अंत तक ज़रूर देखिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आप अगर मेरे वीडियोस देखते हैं, अगर आपको यूट्यूब सजेस्ट करता है और आप मेरे वीडियोस देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्योंकि मैं आपके इस चैनल पे मैं इस तरह के वीडियोस लाता रहता हूं। और आप देखेंगे कि मैं जब भी कोई बात करता हूं, मैं सामाजिक मुद्दों के ऊपर भी बात करता हूं, मैं टेक के ऊपर भी बात करता हूं, मैं आपको एजुकेशन के अपडेट्स भी देते रहता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। दोस्तों, आज का ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, लेकिन कहते हैं कि किसी भी चीज़ के लिए हमें थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है, उसकी गहनता से उसमें जानकारी लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो पहले बात करते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या है। दोस्तों, 32 साल पहले यानी कि आज 2020 में और आने वाले 2021 के अंतिम वर्ष तक हम यही पढ़ेंगे जो हमारे स्कूलों में पढ़ाया जाता है, जो पुरानी शिक्षा नीति थी। हमें जो हमारी नई शिक्षा नीति है वो 2022 से लागू होगी। अब 2022 से लागू होने के पीछे क्या कारण है? क्योंकि उसका प्रैक्टिकल लेवल पे इम्प्लीमेंट होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम सिर्फ यहाँ से बातें करें या फिर जो शिक्षा मंत्रालय ने बात करी है कि नई शिक्षा नीति लागू हो चुकी है, क्या क्या इसमें फ़ायदे रहेंगे, उसके बारे में सारा एनालिटिक्स, सारा रिपोर्ट आप देख पाएंगे। बहुत सारी न्यूज़ में भी कवर किया गया। हालांकि अगर मैं बात करूं न्यूज़ की, तो अभी न्यूज़ में आपको जो भी दिखाया जा रहा है, आप अगर उसको देखते रह जाएंगे तो कभी भी भविष्य में आपको वो ट्रू नॉलेज कभी नहीं मिलेगा। क्यों इंडिया के जीडीपी के बारे में बात नहीं होती? क्यों इंडिया के विकास के बारे में कोई न्यूज़ चैनल बात नहीं करता है? हर कोई यही जो हमारा ड्रग्स का मामला, एनसीबी की रिपोर्ट, सीबीआई की जांच, अरे भाई जो उसका काम है उसे करने तो दो, उसे सही तरह से उसमें जो वो रिपोर्ट लाना चाहता है, अगला कोई अगर केंद्रीय एजेंसी है तो वो उस रिपोर्ट की गहनता से जांच करेगी। आखिर हम वो चीज़ क्यों देखें? वो हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि सीबीआई अपने जांच के दायरे को बढ़ा रही है, एनसीबी लगातार उसके ऊपर नज़र रखे हुए और उसका हमें पूरा जो फ्रूट है, जो हमारा रिजल्ट आने वाला है, वो आने वाले टाइम में हमें दिखेगा। लेकिन बात यह है कि न्यूज़ चैनल के ऊपर सिर्फ उन्हीं मामलों को दिखाया जाता है जो एकदम हॉट है, जो एकदम ट्रेंडिंग है। लेकिन इससे कहीं ना कहीं हमारे इंडिया के लोगों के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। अगर कुछ कहें तो कभी कभी इंडिया चाइना वार की बारे में बात करी जाती है। यार, इंडिया चाइना की जो प्रीवियस जो मैटर्स हैं उनके बारे में दिखाओ ना, कि जो कहाँ कहाँ से इंडिया चाइना ने घुसपैठ करी है, कहाँ से इंडिया ने उसे मजबूती से जवाब दिया है। इन चीज़ों के बारे में अगर आप हमारे इंडिया को बताओगे तो हमारे नौजवान, हमारे जैसे नौजवान, हमारे सैनिक भाई, उन लोगों को थोड़ी हिम्मत मिलेगी कि नहीं, हमने बहुत सारे ऐसे मामले को सुलझाया है। उसमें बहुत सारे जो वरीय अधिकारी होते हैं उन लोगों से इंटरव्यू होना चाहिए उस बारे में, वो लोग इस बारे में अपनी रुचि रखेंगे। हालांकि मैं इस मुद्दे के ऊपर जाना नहीं चाहता था, लेकिन इस वीडियो की शुरुआत में ये बातें करना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि हमारी न्यूज़, हमारा जो ऑनलाइन मीडिया है, उसके बारे में अगर कुछ भी कहें तो वो एक गंदी चीज़ हो गई है। इसलिए क्योंकि हमें सबको पता है कि लोकतंत्र में अगर हम भारत की बात करें तो एक मीडिया एक बहुत बड़ा जरिया होता है। हमें जो भी देश में घटित होता है, देश के कोने कोने से हमें जो खबर मिलती है वो मीडिया देती है। और मैं इस चीज़ का सम्मान करता हूँ, क्योंकि अगर मीडिया ना होगी, जी न्यूज़, आज तक, बहुत सारे हमारे टीवी चैनल्स हैं, लेकिन क्या ये रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत या फिर कंगना रनौत वर्सेस संजय राउत, ये सब केस दिखाने से क्या हमारे इंडिया में कुछ सुधार होगा? बिल्कुल नहीं होगा। हम सिर्फ और सिर्फ अगर छोटे बच्चे उसको देख रहे हैं, क्या उनको क्या सीख मिलेगी?
उनसे उन चीज़ों को देखने से हमारे बच्चों को सीख नहीं मिलेगी। मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा किसी भी न्यूज़ चैनल के रिपोर्टर अगर आप हैं, किसी भी न्यूज़ चैनल के साथ काम करते हैं, तो उनको ये संदेश दीजिए कि पब्लिक क्या देखना चाहती है। पब्लिक बोर हो चुकी है। एक टाइम ने आपने कोरोना के बारे में पूरी अपडेट्स दी, कोरोना के बारे में हर जगह कोरोना कोरोना, लॉकडाउन वगैरह वगैरह। आपने कभी रोजगार के बारे में बात करी कि हाँ, इंडिया में रोजगार की क्या संभावनाएं होने वाली हैं, आफ्टर लॉकडाउन क्या होने वाला है? अगर मैं पूरी तरह से निष्पक्षता से इसके ऊपर अगर बात रखूं, तो बहुत सारे यूट्यूबर्स ने इसके ऊपर वीडियोस बनाई, लोगों को संदेश दिया, मिलियंस में व्यूज़ आए उसमें, और लोगों को सही जानकारी मिली कि लॉकडाउन के बाद क्या करना चाहिए, लॉकडाउन में घर बैठ के आप कैसे काम कर सकते हैं। तो इस बारे में न्यूज़ चैनल को थोड़ा सोचना चाहिए। और अगर बात करें नई शिक्षा नीति के बारे में, तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं और उन पॉइंट्स को एक एक करके समझाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आप एक गार्जियन हैं, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि नई शिक्षा नीति जो है इसमें कमियां हो सकती है, क्योंकि कोई भी चीज़ पूरी तरह से पूर्ण नहीं हो सकती, पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो सकती, कुछ न कुछ उसमें कमियां होंगी। अगर आप आने वाले टाइम में उसको देखें तो बहुत सारी कमियां आपको नज़र आएगी, लेकिन कमियां गिनने से हम अच्छाइयों को भूल जाते हैं। अगर बात करें नई शिक्षा नीति की, इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, अगर आप गहनता से इस बारे में अगर आप पढ़ेंगे, अगर आपने अखबार पढ़ी है, तो आप गहनता से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे देश में आखिर एक टाइम पे ऐसा क्यों हुआ कि हमारे इंडिया में इंजीनियर्स की भरमार हुई, हमारे इंडिया में डॉक्टर्स की भरमार हो गई, हमारे इंडिया में आईएएस ऑफिसर्स का बहुत ज़्यादा सिलेक्शन हुआ, रेलवे, एसएससी, बैंक। मैं मानता हूँ ये सारी चीज़ें ज़रूरी है, लेकिन आपको हर एक प्रोफेशन को वैल्यू देना होगा। ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें ये भी बात करा गया कि आपको प्रोफेशन के अलावा अपने पैशन को भी फॉलो करना है, क्योंकि हर एक आदमी एक मूर्ति नहीं है कि उसको आप हर किसी को एक जैसा बना दोगे, ये पॉसिबल नहीं है। और ये पिछली जो एजुकेशन पॉलिसी थी उसमें हमेशा इस बारे में ही हमेशा चर्चा रही कि कैसे आप अपने आप को जॉब के लायक बना सकते हैं। इस बारे में कभी बात नहीं हुई कि आप कैसे अपने आप को स्किल को डेवलप कर सकते हैं। अगर बात करें मेरे चैनल की न्यूज़ की, तो आप देख सकते हैं स्किल्स क्या होता है। स्किल्स होता है लोगों में बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी। जैसे कि अगर हमारे स्किल की बात करें, मैं लोगों को ट्रेन कर सकता हूँ उनके फिटनेस के बारे में, मैं लोगों को थोड़ा बहुत यूट्यूब का आइडिया दे सकता हूँ, यूट्यूब पे कैसे आप काम करके अर्न कर सकते हैं, यूट्यूब पे कैसे आप अपने मैसेज को लोगों को पहुँचा सकते हैं, आप अपने जीवन में कौन सी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिससे आप बुराइयों से बच सकते हैं। तो ये सारी स्किल्स कहाँ से आती है? मैंने तो कभी अपने लाइफ में, कभी अपने स्कूल के लाइफ में, कॉलेज के लाइफ में ये चीज़ें किसी टीचर को सिखाते हुए नहीं सुना। हालांकि बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो आपको ये सारी चीज़ें नॉलेज देते हैं, मैं उनके बारे में बात नहीं कर रहा, लेकिन बात कर रहा हूँ कि क्या स्कूली शिक्षा हमें वो सारी चीज़ें सिखा सकता है जो हम खुद सीख सकते हैं? क्योंकि हमारी जो रुचि है, मान लीजिए कि अगर कोई भी आदमी अगर किसी काम को शुरू करता है तो उसका एक रीज़न होता है, उसका वाय होता है, क्यों वो काम करता है। कोई क्रिकेट खेलना चाहता है, आखिर क्यों खेलना चाहता है, कोई सरकारी नौकरी में जाना चाहता है, कोई बिजनेस करना चाहता है। लेकिन एजुकेशन अगर हम शुरुआत करें, हम जब भी, अगर आप एक गार्जियन है, आप एक पेरेंट है, अपने बच्चे को आप उस शहर के सबसे बेस्ट स्कूल में क्यों भेजना चाहते हैं? क्योंकि वहाँ पे वो सारी सुविधाएं उपलब्ध होती है, वहाँ पे बच्चे बहुत अच्छा सीख सकते हैं। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि बच्चे का भविष्य उसके एजुकेशन के साथ साथ उसके स्किल डेवलपमेंट पे, उसे अपने जो फोकस है, वो जो करना चाहता है, वो जो अपनी लाइफ में पाना चाहता है, उसके लिए अगर वो पैशनेट है, अगर उसके लिए वो काम कर रहा है, तो फिर उसे उस फील्ड में जाने की रुचि जरूर होनी चाहिए। और इस नई शिक्षा नीति में ये भी चीज़ सामने निकल के आई है, और इसका मैं बहुत ही तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि इतना अच्छा जो लाया गया है। अब एक चीज़ और आप देखिए, बहुत सारे लोग अपने घर की मजबूरियों के कारण, आर्थिक तंगी के कारण अपने पढ़ाई को छोड़ देते हैं, लेकिन वो पढ़ाई वो बाद में कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप देखिए, एक सर्टेन टाइम के बाद कई बार ऐसा होता है कि पढ़ाई आप कर रहे हैं, पढ़ाई आपके किसी कारण से छूट गया, तो फिर क्या होता है कि आपके ऊपर घर की जिम्मेवारियां होती है, शादी ब्याह, बाल बच्चे। तो इसके बाद क्या होता है कि वो जो एजुकेशन है हम वो नहीं ले पाते हैं, और क्या होता है कि हम
किसी भी चीज़ में के लिए एलिजिबल नहीं हो पाते हैं। लेकिन ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें इसी के ऊपर और ज़्यादा ध्यान दिया गया, ताकि जो भी स्टूडेंट अगर अपने पढ़ाई को वो ड्रॉप कर दिए हैं फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, अगर वो चाहें कि वो फिर से ज्वाइन कर सकते हैं तो भी उनको इसमें फ़ायदा होगा। चाहे तो अगर वो सेकेंड ईयर में अगर छोड़ दिए हैं तो उनको आई थिंक सर्टिफिकेट या डिग्री कोर्स मिलेगा। अगर वो पूरा 3-4 साल का जो भी कोर्स है उनका, सपोज दैट ग्रेजुएशन कोर्स है, बीटेक कोर्स है, बी फार्मा का है, जो भी कोर्स है जो डिग्री मिलती है हमें, तो उसमें उनको क्या लाभ होगा कि वो अपने पढ़ाई को कंटिन्यू कर पाएंगे। अगर हम बात करें अगले पॉइंट के ऊपर, तो अगला जो आपका पॉइंट है वो ये है कि जैसे मान लीजिए कि मेरा जो रुचि है वो साइंस के ऊपर है, मेरा रुचि आर्ट्स के ऊपर हो सकता है, मेरा रुचि कॉमर्स के ऊपर हो सकता है। अगर मैं अपनी बात करूं, मैं इकोनॉमिक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देता हूं, बिजनेस के ऊपर बहुत ज़्यादा स्टडी करता हूं, रिसर्च करता हूं। उसके साथ साथ मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, टेक के बारे में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखता हूं। अगर बात करें आर्ट्स की बात करें तो आर्ट्स में बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जैसे सिविक्स, मैं पॉलिटिक्स के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फोकस रखता हूं। पॉलिटिक्स मतलब वो पॉलिटिक्स नहीं कि किस नेता ने क्या कहा, वो पॉलिटिक्स नहीं, जो सही कूटनीतिक मामले हैं जो हमें विशेषज्ञ बनाते हैं। सपोज कीजिए कि किसी कंट्री के साथ कैसा रिलेशन होना चाहिए, किसी नेता या राजनेता का कैसा सम्मान होना चाहिए, कैसा उसका व्यवहार होना चाहिए, ये सारी चीज़ें अगर लाइफ साइंसेस की बात करें तो हमें जीवन जीने का तरीका पता चलता है। वो सारी चीज़ें अगर इंटरेस्ट होती है हमें, तो क्या वो एजुकेशन में शामिल था? नहीं। अगर आपने साइंस स्ट्रीम चुन ली है तो फिर आप आर्ट्स के ऊपर नहीं जा सकते। लेकिन इस एजुकेशन पॉलिसी में आपको ये देखने को मिलेगा, अगर आपने बायोलॉजी चुना है, अगर आप बायो से इंटर कर रहे हैं, आप चाहें तो ग्रेजुएशन में आप कॉमर्स ले सकते हैं, अगर आप चाहें तो कॉमर्स के किसी सब्जेक्ट के साथ आप साइंस का कोई सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा चेंज लाएगा हमारे इंडिया में, जहाँ पे हमारे इंडिया में कभी भी, मैं जहाँ तक जानता हूँ, अगर ये पर्सनली मत लीजिएगा आप, क्योंकि इंडिया में हमेशा जॉब्स की बात करी गई। आप देखिए कि रेलवे का जो फॉर्म था 2 साल पहले हमने फिल किया, लेकिन 15 दिसंबर से उसका एग्ज़ाम होने वाला है। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि अब आपकी गवर्नमेंट भी नहीं चाहती है कि आप जॉब के लिए सिर्फ एलिजिबल हों। जॉब करना बुरी बात नहीं है, लेकिन सिर्फ जॉब के लिए जीना या जॉब के लिए पढ़ना ये खराब बात है। अगर जॉब नहीं होगी तो आखिर किसी चीज़ की प्रोडक्टिविटी कैसे होगी, उस देश की जीडीपी कैसे बढ़ेगी, उस देश का ओवरऑल डेवलपमेंट, उसका फाइनेंशियल डेवलपमेंट, फाइनेंशियल स्टेटस कैसे बढ़ेगा? वो सारी चीज़ें बढ़ने का कारण होते हैं जॉब्स। अब रही बात कि आपकी इंडिया में जॉब्स नहीं है, आप रेगुलर प्रिपेयर कर रहे हैं जॉब्स के लिए, आप वो प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं कि हाँ आप एक सही बिजनेस को लेकर के, जो आज के डेट में डिजिटल मार्केटिंग है, बहुत सारे मेरे कम उम्र से, मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ, 17-18 साल के लड़के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में, अच्छा खासा इनकम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप बात करें तो ये सारी चीज़ें कहाँ से पॉसिबल हुई? उन्होंने जो माइंडसेट जो क्लियर किया, अपना पढ़ाई जारी रखा, पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने इन चीज़ों के ऊपर दिलचस्पी रखी, ब्लॉग लिखने के ऊपर। जो आप गूगल में कुछ भी सर्च करते हैं वो ब्लॉग होता है, जो कंटेंट राइटिंग करके अच्छे पैसे कमा रहे हैं, फ्रीलांसिंग करके कमा रहे हैं। तो ये सारी नॉलेज, सारे स्किल्स उन्हें सीखने को मिली है, और आई थिंक कि फ्यूचर में इसका स्कोप बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला है। अगर गवर्नमेंट की आप सपोर्ट नहीं करते हैं, अगर आप किसी पार्टी के विरोधी हैं, तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन मैं इस नई शिक्षा नीति के बारे में पूर्ण रूप से समर्थन देता हूं कि ये बहुत सारे यूट्यूब क्रिएटर्स का सपना था। बहुत सारे ऐसे फिलोसोफिस्ट थे, बहुत सारे ऐसे जो एजुकेशन लाइन के लोग थे, वो लोग भी इस चीज़ में बदलाव लाना चाह रहे थे। अब रही बात कि स्कूल या कॉलेज इसके ऊपर कैसे एक्शन लेगा, तो ये एक्शन आपको धीरे धीरे देखने को मिलेगा। ये अचानक से आपको दिखने नहीं मिल जाएगा कि 2022 में लागू हुआ और 2025 में आपको सब कुछ साफ़ सुथरा, कुछ न कुछ गंदगी रहेगी, और वो गंदगी आपको धीरे धीरे साफ़ होती नज़र आएगी। तो आशा करता हूँ कि आज का ये जो मेरा बात रहा है उसको आप फॉलो कीजिएगा, क्योंकि हमारा जो इंडिया है, हमारे इंडियन गार्जियन, इंडियन पेरेंट, आपको पता है कि इंडिया में लोग पबजी खेलते हैं बच्चे, और जापान में या किसी भी, वियतनाम आप बात कीजिए, साउथ कोरिया के, वहाँ लोग के बच्चे गेम बनाते हैं। लेकिन इंडिया में हमें गेम
खेलने में ज़्यादा मज़ा आता है किसी गेम को बनाने के बजाय। वहाँ के लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं, हम उन सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, तो आखिर देश कैसे बढ़ेगा? हम यहाँ पे जॉब्स की तैयारी करते हैं, वो जॉब क्रिएट करते हैं हमारे अपने कंट्री से, हमारे कंट्री में आके जो हमारे जो पैसे हैं उनको ले जाते हैं। तो ये जो बातें थी वो मैंने बहुत दिन से सोच के रखा था, लेकिन एक परफेक्ट टाइम का मैं इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि कल ही जो प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत अच्छा लगा, लेकिन उतना इफेक्टिव मेरे को नहीं लगा जो 1 महीने पहले जो नई शिक्षा नीति आई थी उसमें जो मैंने बातें सुनी थी, जो बहुत सारे न्यूज़ चैनल के ऊपर भी बताया गया था। लेकिन उसके ऊपर एक मजबूत पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि आपको जो नई शिक्षा नीति है वो तुरंत से उसमें सुधार देखने को नहीं मिलेगा, कुछ न कुछ अपडेट्स आते रहेंगे बीच बीच में। तो उन अपडेट्स के लिए आई होप कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और दोस्तों, फिलहाल आज वीडियो में इतना ही। तो अपने बच्चे को सिर्फ परसेंटेज मार्क्स तक मत रखिए, उनसे ये पूछिए कि आपने क्या सीखा है। अगर बच्चा टेस्ट दे के आ रहा है, अगर बच्चा एग्ज़ाम दे के आ रहा है, या फिर पढ़ाई करके आ रहा है, तो उनसे पूछिए आपने क्या सीखा। सिर्फ ये मत पूछिए कि कितने मार्क्स लाया। मार्क्स ज़रूरी है, मैं मानता हूँ, क्योंकि माहौल ही ऐसा है, फिर धीरे धीरे ये सारी चीज़ें भी ठीक होगी। और बच्चे को उनके पैशन के हिसाब से चलने का भी थोड़ा हेल्प करिए। ऐसा नहीं कि उनको एक गलत रास्ते पे चलने के लिए प्रेरित कर दी जाए, ऐसा नहीं। उनके ऊपर नज़र रखिए, उन पे कड़ी नज़र रखिए, उनका ध्यान रखिए। और बच्चों से भी यही उम्मीद करता हूँ कि वो अपने गार्जियन की बातों का सम्मान करेंगे, कभी किसी बात का बुरा नहीं मानेंगे। और यकीन मानिए कि आज घना अंधेरा है, कल सवेरा बहुत ही उजाला होने वाला है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।